नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और यह है इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी के इस अध्याय में फिर से हम बात यूएस और ईरान की करेंगे। ईरान के इर्द गिर्द क्या युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और अगर युद्ध होता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, पूरे दक्षिण एशिया पर क्या असर पड़ेगा, चीन पर क्या असर पड़ेगा, और ग्लोबली क्या बहुत बड़ा डिसरप्शन होगा। और अगर युद्ध होता भी है तो क्या ये शॉर्ट, शार्प एंड स्वीट होगा, या करीब 2 साल तक, 2-2.5 साल तक, जैसे रूस यूक्रेन खिंचा है 2 साल से भी ऊपर, वैसे ये खिंच जाएगा। और अगर ऐसी लंबी लड़ाई होती है तो क्या विश्व में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी और तंगी के संकेत दिख रहे हैं। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ओमान का ये कहना है कि जिनीवा में हुए दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, बात आगे बढ़ी है, और कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर आम तौर से ईरान और यूएस के बीच में सहमति बन गई। लेकिन कहता कोई कुछ और है और करता कोई कुछ और है। अग्निपथ का वो डायलॉग याद आता है कि जब दो लोग आपस में फ़ोन पर बात करते हैं तो आदमी सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है, और यही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर बात बन रही होती तो युद्ध के आसार या वहाँ पर एक डी एस्केलेशन की बात होती, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों अपनी क्षमता को उस खाड़ी इलाके में बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने तो अभी एक और अपना युद्धपोत करीबियन से ईरान की तरफ भेज दिया है, अरब महासागर की तरफ भेज दिया है, और इस युद्धपोत पर 50 वॉर प्लेन्स लगे हैं, और ये भी न्यूक्लियर एनेबल्ड है। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका का 1/3 नेवल पावर अब इस इलाके की तरफ, खाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रहा है, गल्फ की तरफ बढ़ रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बहुत ज़्यादा अब फोकस हो गया है। वहीं ईरान ने बातचीत शुरू होने से करीब आधे घंटे के अंदर कल ही आयतुल्ला खमनेई के हैंडल से सीधी धमकी अमेरिका को दे दी कि आप जितने भी यहाँ पर सैन्य बल को इकट्ठा कर लो, आपने अपनी नौसेना को इकट्ठा कर लो, जितने भी बड़े आपके जहाज हों, इनको डुबोकर समुंदर की तह तक पहुँचाने का मादा ईरान की मिलिट्री पावर या मिलिट्री रखती है, और हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं जो आपके वजूद को मिटा देंगे, ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि फिर आप हिम्मत नहीं करोगे, वापस खड़े हो जाओ। देखिए, ये सारी बातें जब होती हैं तो सिर्फ गीदड़ भपकियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर ईरान ने अपनी पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज की है, हाँ, अपने हिस्से के पानी में, लेकिन मिसाइलें भी दागी गई। अब रूस भी वहाँ उतर रहा है। रूस भी यहाँ पर इस बात को लेकर के उतरा है कि वो ईरान के साथ कोलैबोरेट करेगा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में। कहाँ? इसी इलाके में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसके आसपास। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दक्षिण एशिया का कम से कम 40% दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड दक्षिण एशिया की तरफ, और दक्षिण एशिया से यूरोप की तरफ और वेस्ट की तरफ जाता है। अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जाम लग जाता है तो दुनिया की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा बड़ा आघात होगा, और यह आघात और इसका प्रेशर भारत को भी झेलना पड़ेगा। एक और बात बता दें, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाता है, ये पतली सी जगह है जहां पानी का एक इलाका है, दोनों तरफ अरबी देश हैं, और इसके बीच के हिस्से में एक पार्ट ओमान का है, एक हिस्सा ईरान का है, और बीच की एक पटरी है जिसको कि इंटरनेशनल कॉरिडोर कहा जाता है, जहां से दुनिया की ये सारी मर्चेंट वेसल्स और बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं ये जाती हैं। अब अगर वहाँ पर युद्ध होता है तो ये बंद हो जाएगा, और ईरान कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर चुका है कि अगर उस पर बादल मंडराए और अमेरिका ने उस पर मिसाइलें चलाई तो वो आसपास के अरब देशों के अंदर जितने अमेरिका के बेसेस हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर भी मिसाइल दाग देगा। और जैसे ही ये मिसाइल दागे जाते हैं तो वो नो फ्लाई जोन और नो प्लाई जोन, यानी कि आप आ जा नहीं सकते, आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा आघात किस देश पर होगा? चीन पर होगा। चीन इस वक्त किसका हिमायती, किसका हितैषी है? ईरान का। क्या ईरान चीन को इतना भारी नुकसान पहुंचाएगा? क्या चीन इतना भारी नुकसान झेल सकेगा? इसीलिए कई जगह से ये प्रयास हो रहे हैं कि किसी तरह से शांति बनी रहे, युद्ध ना हो। वहीं अमेरिका ने एक और बात कही है, अमेरिका ने कई सारे कंडीशंस डाले हैं। सबसे ज़्यादा फोकस ईरान की न्यूक्लियर
प्रोग्राम के ऊपर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत वो कितना यूरेनियम एनरिच करता है। ईरान कह रहा है मैं 60% यूरेनियम एनरिच करूंगा, अमेरिका कहता है कि आप 30% से ज़्यादा आप एनरिच नहीं करोगे। उसके साथ ही अमेरिका ये भी कह रहा है कि आप अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर देंगे और अमेरिका की शर्तों पर ही आप विश्व में व्यापार करेंगे। वहीं ईरान ने अब कह दिया है कि अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ न्यूक्लियर संधि और न्यूक्लियर अरेंजमेंट प्रोग्राम पर बात करें, और एक और बात, अगर इस पर चर्चा कर रहे हैं तो हम पर लगे सभी सैंक्शंस को हटाएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान की अर्थव्यवस्था उसके तेल की खपत या तेल की बिक्री से अधिकांश चलती है, और उसका अधिकांश तेल अभी खरीदने वाले दो देश हैं, एक रूस और उससे ज़्यादा चीन। और अगर चीन को ये सप्लाई बंद हो जाती है, अब जितनी एक्टिविटी हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये डेटा साफ दिखाता है कि ईरान की तेल की बिक्री बहुत ज़्यादा गिर गई है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अब एक ईरानी रियाल $1 के मुकाबले 12.5 लाख रियाल तक पहुंच रहा है, यानी कि $1 12.5 लाख रियाल का हो गया है। आप सोचिए कि ईरान की करेंसी कितनी ज़्यादा गिर गई है, और जिसकी वजह से ईरान के लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी, तंगी और कष्ट झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गुस्से का उबाल और ज़्यादा हो रहा है। इस गुस्से को खमेनी ख़ानदान और IRGC अमेरिका की तरफ रीडायरेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कब तक करेंगे, क्योंकि अंदर से एक बवाल उठा कि तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई है, तुमने पंगे लिए अमेरिका से इसलिए हालत हुई है, तुम सुलह नहीं कर रहे हो, संधि नहीं कर रहे हो इसलिए हालत हुई है, तुम अपने पैसे यहां पर रीडायरेक्ट कर रहे हो न्यूक्लियर प्रोग्राम में इसलिए हालत हुई है, तुम हमास, हूती और इन सारी हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज को आप पैसा दे रहे हो। अमेरिका की यह शर्त भी है कि ये आप बंद करेंगे। इस पर ईरान राजी नहीं हुआ। अगर अंदर से यह बवाल उठा कि तुम्हारी वजह से ये पूरी हालत हो रही है और हमारी हालत ऐसी खराब हुई है, ये सपोर्ट, और ये अगर सोशली ईरान की जनता के अंदर ये मन में आ गया कि 47 साल से चल रहे खमेनी ख़ानदान और खमेनी रिजीम का खात्मा ही हमारे मुस्तकबिल को बचा के रख सकता है, हमारे फ्यूचर को बचा के रख सकता है, तो कहीं ना कहीं अंदर से भी बहुत बड़ा कलह होगा। लेकिन फ़िलहाल ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो डील चाहते हैं, वो दम दिखाते हैं लेकिन दम को इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें युद्ध पसंद नहीं है। वो हर जगह युद्ध से ज़्यादा व्यापार की ओर तवज्जो देते हैं। वो डील चाहते हैं कि भाई तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, चलो आपस में बात मान लेते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं। पर हाँ, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से वो नहीं कतराते। तो क्या ये बल प्रदर्शन ईरान को प्रेशर में डालेगा, या फिर इस पूरी खाड़ी के अंदर एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देगा कि यहाँ पर युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता कहीं ना कहीं, क्योंकि तीसरे राउंड ऑफ बातचीत के लिए डेट फिक्स नहीं हुए। कहीं ना कहीं अमेरिकन की तरफ से ये नहीं आया है कि बातचीत आगे बढ़ी है। बातचीत आगे बढ़ी है, ये बात ओमान और ईरान कर रहे हैं, अमेरिका नहीं कर रहा है। अमेरिका अब भी कह रहा है कि ईरान ने अभी तक उसकी सभी शर्तों को नहीं माना। अमेरिका अब भी कह रहा है कि जब तक ईरान अपनी सभी शर्तों को नहीं मानता तब तक हम युद्ध के सही या बल का प्रदर्शन करेंगे, अगर वो हमारी सभी शर्तों को नहीं मानते। क्या क्या शर्तें हैं कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट को 30% से नीचे रखेंगे, और हमास, हूती, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को सप्लाई करना, फंड करना, उनको बैक करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। विश्व में व्यापार, तेल की खरीद फरोख्त अमेरिका के कहने पर जैसा होता है उस दिशा निर्देश के अनुसार होगा, तभी जाकर के और आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर देंगे। अभी सबसे बड़ा खतरा अमेरिकन को, इजरायलियों को और इन अरबी देशों को और यूरोप को भी इस बात पर शंका है, डर है कि ईरान अगर पागल हो गया, युद्ध हो गया, तो IRGC और ईरान कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके के अंदर अपने बैलिस्टिक मिसाइल ना छोड़ दें। करीब 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास हैं, और ऐसे मारक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 2000 से 2500 किलोमीटर तक की दूरी तक जाकर, यानी यूरोप तक जाकर गिर सकते हैं, बरसा सकते हैं बम।
और अगर आसपास के अरबी देशों के अंदर जो यूएस के बेसिस हैं वहाँ पर ईरान बम बरसाता है तो माहौल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सभी देशों को फिर अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए इस युद्ध में घुसना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो या तो कोई ईरान के साथ होगा या कोई अमेरिका के साथ होगा, और यहाँ मुस्लिम देशों के बीच में दो फाड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ये सारी बातें सब हर कोई कंसिडर कर रहा है। देखिए कि अमेरिका ने कियर स्टारमर को भी इसके बारे में ब्रीफिंग दी है, जर्मनी को भी इसके बारे में ब्रीफिंग दी है, अनेक यूरोपीय देश देख रहे हैं, नेटो के जो एलाइज हैं वो भी देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। रूस हरकत कर रहा है, शिरकत कर रहा है, ईरान के साथ सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। रूस अपने यूक्रेन के युद्ध को ही नहीं संभाल पा रहा, यहाँ कैसे वो हस्तक्षेप करेगा, बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और इस माहौल में सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ होगी अगर युद्ध होता है तो वो चीन है, क्योंकि चीन का व्यापार ठप हो जाएगा, चीन की तेल की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। और चीन जैसे ही अभी भी उसकी आंतरिक आर्थिक व्यवस्था के अंदर कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं और आर्थिक मंदी तंगी से चीन जूझ रहा है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो चीन के लिए इसको झेल पाना आसान नहीं होगा। याद रखिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन का खास दोस्त ईरान है। क्यों? दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो ये इस एंगल से भी आपको इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर अमेरिका ने मन बना लिया, ट्रंप ने मन बना लिया कि ईरान में सत्ता पलट ही विश्व शांति का विकल्प है, विश्व में स्टेबिलिटी का विकल्प है, तो किसी तरह से ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि या तो खमनेई ख़ानदान वहाँ से छोड़ दे, पलायन कर दे और सत्ता पलट हो जाए, या फिर बल प्रदर्शन हो, साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग होगा और एक साथ होगा कि अंदर से रेबेलियन होगा, फिर आईआरजीसी के टॉप लीडर्स को उड़ा दिया जाएगा, बस्ट मिलिशिया के हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, खमनेई ख़ानदान के लीडर्स को या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या अरेस्ट का या फिर उनको मार दिया जाएगा, और सामरिक रूप से और पूरी तरह से बल प्रदर्शन अमेरिका अपने युद्ध पोतों के सहारे करेगा। लेकिन ऐसे में अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल चल गए और उसमें से एक भी मिसाइल अमेरिका के युद्ध पोत पर गिर गया तो ट्रंप की भी जगहसाई हो सकती है। तो क्या ट्रंप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे मूविंग बॉल्स हैं, जैसे शतरंज की बिसात होती है और आपको हर मूव को 10 बार सोचना पड़ता है और हर एंगल को कवर करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसकी भूमिका बन रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ट्रंप को शिरकत करनी थी, बल प्रदर्शन करना था, तो शायद पहले 10 फरवरी के बीच में, यानी कि 25 जनवरी से लेकर के 5-6 फरवरी के बीच का एक वो विंडो था जहां ईरान वल्नरेबल था, वहां उनको स्ट्राइक करना था। लेकिन तब तक ट्रंप की तैयारी पूरी नहीं हुई थी। अब क्या वो विंडो समाप्त हो चुका है? अब अगर युद्ध होता है तो सिर्फ ईरान को नहीं, अमेरिका और अन्य देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये अंदेशा लगाया जा रहा है। क्या ट्रंप से एक मूव चूक गया? वो टाइम विंडो जो है क्या वो निकल गया, या अब भी कुछ हो सकता है? दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों में इसके संकेत मिल जाएंगे, क्योंकि अगर तीसरी मीटिंग की डेट मुकर्रर नहीं होती और उसका ऐलान नहीं होता तो आप मान के चलिए यहाँ पर एक्शन होगा। ईरान कहता है कि हम 2 साल तक अमेरिका को उलझा कर रखने की क्षमता रखते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि 2 घंटे या 20 घंटे के अंदर ये मामला सुलझ जाए, जैसे वेनेजुएला में हुआ था। क्या वेनेजुएला का रिपीट यहाँ ईरान में हो सकता है? अनेक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है और इतना आसान नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। इनसाइड स्टोरी में फ़िलहाल बस इतना ही। नमस्ते।